मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, कल तक के उपस्थिति कक्षा में हम लोग प्रतिशाख ग्रंथ के प्रथम अध्याय के कई एक सूत्रों का अध्ययन किए थे। प्रसंग जो है वो चल रहा था कि वेद के रूप में जो कुछ भी शब्दमय शब्द राशि उपलब्ध होती है या उपलब्ध है, वह तिङन्त, कृदंत, तद्धित और चार समासों के रूप में ही स्थित होती है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हर समास का उदाहरण भी समझे थे। अग्नेय, स्वधा इत्यादि, अव्ययी भाव का, द्वंद्व का, अव्ययी भाव में समम भूमि, उपरि नाभि इत्यादि उदाहरण हम लोग कल पढ़े थे। आज का सूत्र है ताम वाचाम ओमकारम पृच्छामः। तो सूत्र में ध्यान रखेंगे, ताम वाचम ओमकारम पृच्छामः। ताम कह, तो उस वाचम वाणी के विषय में हम ओमकारम पृच्छामः, ओमकारम ओमकार से पूछते हैं। तो ऊपर जो पढ़ाई हुई थी, तिङ कृत तद्धित चतुष्टय समास लक्षणाम ताम इत्थम भूताम वाचम ओमकारम पृच्छामः। ओमकारो वाचः पुत्रः सपृष्टः शन स्वाध्यायादाव उच्चारणेन स्वाम मातर अर्थतो ग्रंथश्च कथयिष्यति। अतः स्वाध्यायादौ प्रणवः कार्यः द्विकर्मा च पृच्छतिर्धातुः। अतो वाक् शब्दे ओंकार शब्दे च द्वितीयः माणवकं पंथानं पृच्छतिर्यथा। तो ये बता रहे हैं कि ताम वाचम ओमकारम पृच्छामः, उस विषय में ओंकार से पूछते हैं। तो ओमकारम क्यों हुआ? तो मारवकम पंथानम पृच्छति यथा, उसी प्रकार से यहाँ पृक्ष धातु में ओमकार में द्वितीय विभक्ति की गई है। तो सूत्र का अर्थ समझेंगे कि तिङन्त, कृदंत, तद्धित और चार समासों के रूप में स्थित ताम, उस इस प्रकार की, वाचम ओंकारम पृच्छामः, वाणी के विषय में ओमकार से पूछते हैं। ओमकार वाणी का पुत्र है। पूछे जाने पर वह वेदाध्ययन के प्रारंभ में उच्चारण के द्वारा अपनी माता वाणी को अर्थ की दृष्टि से और शब्द मंत्र की दृष्टि से कहेगा। इसीलिए वेदाध्ययन स्वाध्याय के आरंभ में ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। अब प्रश्न आती है कि पृच्छति धातु द्विकर्मक है, इसलिए वाक्य शब्द में ओमकारम शब्द द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार माणवकम पंथानम पृच्छति, जो दो शब्द माणवक और पथिन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अब आगे सूत्र है अथ शिक्षा विहिताः। अथ अर्थात अब, शिक्षा विहिताः, शिक्षा में विहित। क्या विहित? तो उच्चारण, स्थान, करण और आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाते हैं। तो अथ इत्यम शब्दोः विशेषाधिकारणार्थः शिक्षा विहिताः स्थानकरणस्याः प्रयत्नादयोः अभिधीयन्ते इत। उत्तरम धिकार द्वयानुवृत्तिर्द्रष्टव्याः स्वर संस्कारानुवृत्तिः शिक्षा विहितानुवृत्तिश्च। अथ यह शब्द विशेष अधिकार के लिए है। अथ जो है, सूत्र में ध्यान देंगे, अथ जो है यह विशेष शब्द के अधिकार के लिए होता है। और आगे क्या है? शिक्षा विहिताः, शिक्षा में प्रतिपादित उच्चारण स्थान, सक्रिय उच्चारणा अवयव और आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाते हैं। यहाँ से आगे दो अधिकारों की अनुवृत्ति समझनी चाहिए। वह दो अधिकार क्या है? जो पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। स्वर संस्कार की अनुवृत्ति और शिक्षा में विहित की अनुवृत्ति। यहाँ से हम लोग शिक्षा की जो विहितावृत्ति समझेंगे, वह स्वर संस्कार का की अनुवृत्ति समझेंगे। आगे सूत्र है
शमन क्रमेण उरः कंठ भुरमध्यानि। शमन क्रमेण सौनों के क्रम से क्या उर अर्थात छाती, कंठ और भ्रू मध्य वायु के ये 3 स्थान होते हैं। तो सूत्र में अर्थ समझेंगे। अधस्तात् उक्तम ससंघातादीन प्राप्य वाक तस्याः त्रीणि स्थानानि ननु कथमानि तानि इत्युक्तम। इह तु शिक्षा प्रक्रमात् तत्पर्यायेण उच्यन्ते। शमन क्रमेण उरकण्ठः भुर्मध्यानि प्रातः शमन माध्यन्दिन शमन तृतीय शमन क्रमेण उरः कंठ भ्रूमध्यानि त्रीणि स्थानानिर्वायोर्भवन्ति। अब जो है जो शमन के क्रम में जो वाणी की जो वायु होती है वह उर में, कंठ में और भ्रूमध्य में वायोर्भवन्ति ही होती है। तो पहले कहा जा चुका है, प्रथम अध्याय का जो 9वां सूत्र था, कहा जा चुका है कि वह वायु पुरुष प्रयत्न इत्यादि को प्राप्त करके वाणी हो जाती है। उस वाणी के 3 स्थान होते हैं, ऐसा पूर्व में पठित है। वे कौन हैं, यह कौन है, ऐसा कहा जा चुका है। यहाँ पर तो शिक्षा का प्रणव होने से वायु वाणी शब्द के बारे में पहले बताई जा चुकी है। यहाँ अब शिक्षा का जो अधिकार प्राप्त हो रहा है, उस शिक्षा प्रणव होने के क्रम में यह दोबारा बताया जा रहा है कि शमन क्रमेण उरकंठ भ्रूमध्यानि प्रातः शमन माध्यन्दिन शमन और तृतीय शमन के क्रम से उर अर्थात छाती, कंठ और भ्रूमध्य ये 3 स्थान वायु के होते हैं। ऐसा शिक्षा विहिता, शिक्षा का जब प्रणव होता है तो यह 3 वायु के स्थान बताए जा रहे हैं। आगे सूत्र है अयाम मार्दवाभिघाताः, अर्थात अयाम मार्दव अभिघात उपर्युक्त स्थानों में आयाम, मार्दव और अभिघात शरीर के ये 3 विकार होते हैं। जिस प्रकार जो शरीर में इस 3 स्थानों पे जो वायु स्थित होते हैं, जहाँ से उच्चारण किए जाते हैं उर, कंठ और भ्रूमध्य, तो ठीक उन्हीं उच्चारण स्थान में 3 जो है विकार भी उत्पन्न होते हैं। उसी के बारे में आयाम, मार्दव और अभिघात के बारे में बताया जा रहा है। एवं एतेषु स्थानेषु वर्णम उच्चार्यमाणेषु त्रयोः विकाराः शरीरस्य पर्यायेण भवन्ति। अयाम मार्दव अभिघाताः अयामो नाम ऊर्ध्वगमनम शरीरस्य। ध्यान दें, अयाम क्या है, कहाँ से उसकी विकार उत्पन्न, अयाम नामक विकार उत्पन्न कहाँ से होती है, तो अयामो नाम ऊर्ध्वगमनम शरीरस्य मार्दवो नामाध्वगमनम गात्राणाम अभिघातस्त्रिगमनम गात्राणाम। तो इस प्रकार इन 3 स्थानों में वर्णों का उच्चारण होने पर शरीर के 3 विकार क्रम से होते हैं। अयाम, मार्दव, अभिघात। अयाम अर्थात उच्चारणा अवयव शरीर का ऊपर जाना, मार्दव अर्थात उच्चारणा अवयव गात्रों का नीचे आना, अभिघात अर्थात उच्चारणा अवयव गात्रों का तिरछा जाना। यह 3 जो है यह विकार है। आगे सूत्र है ऊंच नीच विशेषः, ऊंच और नीच के मिश्रण से स्वरित निष्पन्न होता है। तो ऊंच नीच विशेषः, ऊंच नीच का विशेष क्या है, तो वह स्वरित है, दोनों का मिश्रण है। तो यो अयम नामाभिघातः स्वरितः स ऊंच नीच विशेषः। ऊंच नीचाभ्याम विनिवर्त्यते एवं शरीरस्य प्रयत्नेन ये निवर्यन्ते तेषाम् उपरिष्टाद संज्ञा वक्ष्यति उच्चैरुदातः इत्येव वदामि। तो जो यह अभिघात स्वरूप स्वरित होता है
ऊंच नीच मिश्रण अर्थात स्वरित ही होता है। तो ऊंच नीच विशेष ऊंच और नीच से निष्पन्न होता है। इस प्रकार शरीर के यत्नों से जो निष्पन्न होते हैं सूत्रकार उनकी संज्ञा आगे उच्चत ध्वनि से उच्चारित अक्षर उदात्त कहलाता है इत्यादि भी आगे बताए जाएंगे। और आगे सूत्र है, सूत्र पर ध्यान देंगे। अथाख्याः समाम्नायाधिकाः प्राग्रीफितात्। अब जो है वर्ण समम्नाय में कथित संज्ञाओं के अतिरिक्त संज्ञाओं का कथन रिफित से भी पूर्व तक के करेंगे और बताएंगे। सूत्र में ध्यान दीजिएगा। अथाख्याः अथ शब्दो मंगलार्थः समाम्नायाधिकाः संज्ञाः समाम्नायाधिकाः वर्णसमम्नायं वक्ष्यति अथातो वर्णसमम्नाय व्याख्यास्यामः इति तस्माद्धिकाः प्राग्रीफितात् रिफित शब्दानात् प्राक् वक्ष्यति विसर्जनीयो रिफितः इति। तस्मात् प्राक् उपलक्षणार्थम एतत् परिभाषा यत्र भविष्यति तद्यथाः हरस्वग्रहणे दृघलुप्तो प्रतीयात् प्रथम ग्रहेण वर्णम इति। अब अथ शब्दोयं मंगलार्थः संज्ञा समाम्नायाधिकाः। अथ शब्द मंगल के लिए है। समाम्नायाधिकाः समाम्नाय से अतिरिक्त संज्ञा सूत्रकार वर्ण समम्नाय को कहेंगे। अब वर्णमाला को पूर्ण रूपे न कहेंगे, उससे अतिरिक्त प्राग्रीफितात् रिफित के विधान से पहले सूत्रकार कहेंगे अधोलिखित स्थलों में विसर्जनीय रिफित संज्ञक है। उससे पहले तक यह सूत्र उपलक्षण के लिए है। यहाँ पर परिभाषाओं का भी विधान किया जाएगा। जैसे ह्रस्व स्वर का ग्रहण होने पर दीर्घ और प्लुत स्वरों को जानना चाहिए। वर्ग के प्रथम वर्ण का ग्रहण होने पर वर्ग को संपूर्ण वर्ग को जानना चाहिए। इस प्रकार इसकी व्याख्या है। तो छात्रों, आज हम लोग 6 सूत्रों की व्याख्या हिंदी भाषा सहित समझे हैं, अध्ययन किए हैं। पुनः आगे पाठ कल चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।